टू, अगर आप, हाँ ये बड़े एक्स यूज होता है, ठीक है, क्यू के रिस्पेक्ट से जो डेफिनेशन है उसमें बड़ा एक्स आता है और जो ओ के रिस्पेक्ट से उसमें छोटा एक्स। तो ये वाली टर्म फर्स्ट टर्म, ठीक है, ये वाली एक्स के स्क्वेयर और ये वाली एक्स आई एक्स जे, इन दो टर्म्स को मैंने मिला के लिख दिया मोमेंट जो इनर्शिया टेंसर अबाउट ओ। बाकी टर्म्स को आप देख लो कि बाकी टर्म्स जो हैं वो क्या चीज़ें बनती हैं। बाकी टर्म्स में आपके पास जो है क्या क्या बचा है, एक तो ये लास्ट वाली टर्म बची है आपके पास डी के स्क्वेयर, वो लिख ली, और ये वाली लास्ट वाली टर्म जो है ये डी आई डी जे। तो ये लास्ट वाली, ये लास्ट वाली, ये फर्स्ट वाली, ये फर्स्ट वाली इसमें चली गई। अब रह गई ये क्रॉस टर्म्स, यहाँ की क्रॉस टर्म्स और यहाँ की क्रॉस टर्म्स। क्रॉस टर्म्स के लिए ये है कि अगर आप एक्स के को इंटीग्रेट करते हो डी एम पे तो ये ज़ीरो हो जाता है, सिंस ओ इज़ लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ मास। अगर ये सेंटर ऑफ मास पे लोकेटेड है तो फिर एक्स के डी एम पे इंटीग्रेट करोगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा। ये सिचुएशन जो है ऐसी है सेंटर ऑफ मास की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। अभी तक इस स्टेप पे ओ जो है वो आर्बिट्रेरी था, इस स्टेप से नीचे स्टेप पे जाते हुए मैंने ओ को, अब ये आर्बिट्रेरी नहीं रहा, इसको मैंने कहा ये सेंटर ऑफ मास है। तो ओ जो है वो सेंटर ऑफ मास है, तब ये आप ये क्रॉस टर्म जीरो कर सकते हो। अगर सेंटर ऑफ मास नहीं है तो फिर क्रॉस टर्म्स रहेंगी, ठीक है। तो ये आप देख लो, ये वही चीज़ है जो मैं शुरू में भी लिखता रहा कि थोड़ी सी और नोटेशन में। सॉरी फ़ोन आ गया था, अब इसको तो मैं नहीं रोक सकता, इसका क्या करें। अच्छा, तो यहाँ पे ये क्रॉस टर्म है, ये इस वजह से ज़ीरो हो रही है कि आपने ओ को कंसिडर किया है कि ये सेंटर ऑफ मास है, और ये जो क्रॉस टर्म है ये रिप्रेजेंट कर रही है सेंटर ऑफ मास की पोजीशन रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। थोड़ा सा मुझे टाइम दो, मैं देखता हूँ ये फ़ोन किसका है। हेलो, वालेकुम सलाम। अभी वो मेरी क्लास हो रही है ऑनलाइन में, फिर बात करता हूँ, 3:30 बजे तक ख़त्म हो, ठीक है। चलो जी, ये चीज़ें तो फिर लगी रहेंगी। अच्छा, तो फिर आपके पास ये आ गया। अब इस रिजल्ट में यहाँ पे ओ की जगह मैंने लिख दिया सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको पता है तो किसी भी अब यहाँ पे कोई पैरेलल एक्सिस की सेंस नहीं है, किसी भी ओरिजिन के अबाउट आप निकाल सकते हो। अगर आपको सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो किसी भी ओरिजिन के अबाउट आप निकाल सकते हो। जो चीज़ आपको चाहिए उस ओरिजिन और सेंटर ऑफ मास के दरमियान डी वेक्टर चाहिए बस आपको, ठीक है। डी वेक्टर के 3 कंपोनेंट होंगे कार्टियन कोऑर्डिनेट में, डी एक्स डी वाई डी जी। अगर वो आपको पता है तो बस ये पूरी आपके पास चीज़ आ गई। तो बस एक दफ़ा आपने सेंटर ऑफ जो है इनर्शिया टेंसर निकालना है, ठीक है। अब वो इनर्शिया टेंसर किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल लो आप। अगर किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल लोगे तो सेंटर ऑफ मास का निकाल सकते हो। अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट आपने निकाल लिया तो किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल सकते हो, ठीक है। बस उस पॉइंट का आपका जो कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है और सेंटर ऑफ मास के दरमियान का आपको डिस्टेंस वेक्टर जो है वो पता होना चाहिए, पोजीशन वेक्टर विच इज़ डी, ठीक है। अब हम देखते हैं जो ऊपर हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम और जो बेसिक लेवल पे हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करते थे वो यहाँ से कैसे बनेगा। वो यहाँ इस तरह बनेगा कि उसमें एक्सिस जो है पैरेलल होने चाहिए। यहाँ पे अभी कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि एक्सिस पैरेलल हो, ये बहुत ज़्यादा जनरल है, ये सिर्फ ओरिजिन्स पे डिपेंड कर रहा है। अब पैरेलल एक्सिस का ये हो जाएगा कि आप एन यूनिट वेक्टर ले लो, वो होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, एंड इट शुड बी परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी। ये कंडीशन आप लगा लो बस, एन डॉट डी इक्वल टू जीरो। एन क्या है, एन है रोटेशनल एक्सिस जिसके अबाउट आपने रोटेट करना है, और डी क्या है, डी है उन दो पॉइंट्स के दरमियान जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है, ठीक है, क्यू और सेंटर ऑफ मास के। ये चीज़ होल्ड करती है। आप देखो यहाँ ऊपर जो हमने चीज़ बनाई हुई थी इसमें जो डी वेक्टर है और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन आपस में परपेंडिकुलर है। तो ये वाली सिचुएशन अगर आपने देखनी है इस जनरल केस में वो किस तरह निकलेगी, आपने ये चीज़ ज्यूम करनी है कि एन डॉट डी इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे आपने इनिशिया टेंसर से इनिशिया स्केलर बनाना है, तो इसको आपको एन आई को डॉट प्रोडक्ट ले लो और एन जे से, इस पूरी इक्वेशन का आप दोनों साइड पे एन आई एन जे से, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ले लो जैसे कि मैंने ये लिया। तो ये इनिशिया स्केलर बन जाएगा वही क्यू वाला जो एन आई इधर से एन जे इधर से।
अब NINJ जो है जब आएगा यहाँ पे, तो ये INJ जो है N डॉट N बन जाएगा, डॉट प्रोडक्ट बन जाएगा NINI का। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट जो है ये हो जाएगा N का, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, तो MD² बन जाएगा। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही नो है? सर, सर अब आ रही है लेकिन बहुत ज्यादा फंस रही है आवाज। हाँ, वो एकदम जी से सर, मुझे आपकी लगा आवाज फंस रही है। कनेक्शन खराब हो गया था। ठीक है, तो मैं दोबारा से यस सर। थोड़ी सी चीजें रिपीट कर देता हूँ ये। तो यहाँ पे हमने जो इनिशियल टेंसर निकाल लिया, थोड़ी देर मुझे पहले ये मैसेज आया था कि वो शायद इंटरनेट कनेक्शन वीक है। तो अब इससे वो स्पेशल केस में बनाना चाहता हूँ जिसको हम कहते हैं कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। तो उसमें आपने ये ज्यूम करना है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इट इज परपेंडिकुलर टू दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कनेक्ट करता है क्यू और सेंटर ऑफ मास को। ठीक है, एन डॉट डी। तो आपने यहाँ पे दोनों तरफ NINJ के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है, NINJ। ठीक है, NINJ करोगे आप तो ये जो चीज़ है ये इनिशियल टेंसर स्केलर क्वांटिटी बन जाएगी IQ। इसी तरीके से सेंटर ऑफ मास वाला इनिशियल टेंसर जो है वो स्केलर क्वांटिटी बन जाएगी I सेंटर मास। और NINJ को जब डॉट प्रोडक्ट लोगे आप इसका DIDJ के साथ, तो N डॉट D वाली चीज़ आएगी जो कि जीरो हो जाती है, तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी। और यहाँ पे NINJ डेल्टा IJ के साथ मिलके बनाएगा N डॉट N। ठीक है, N डॉट N यानी कि N का स्क्वायर डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर का वो 1 हो जाता है, तो सिर्फ ये टर्म बच जाएगी। और डी के स्क्वायर जो है वो क्या है, इट्स जस्ट द लेंथ स्क्वायर। डी के स्क्वायर इज जस्ट द लेंथ स्क्वायर ऑफ टी वेक्टर, वो आपने टी स्क्वायर लिख लिया। तो वो जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम आप लोग पढ़ते हो वो यहाँ पे ड्राइव हो गया कि IQ ICM MD²। अगर आपको सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो आप किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो, लेकिन आपका जो रोटेशनल एक्सिस है वो पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, रोटेशनल एक्सिस पैरेलल होना चाहिए और आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए सेंटर ऑफ मास का और क्यू पॉइंट का। जो ये चीज़ मैंने फिर यूज़ की पिछली एग्जांपल में यहाँ पे रॉड वाले केस में। ठीक है, रॉड वाले केस में हमने ये यूज़ की थी कि इसमें जो है अगर आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो 1/12 निकलता है। और अगर एंड पे निकालते हो इसमें भी एक्सिस आपका बिल्कुल इसके पैरेलल होगा तो फिर वो 1/3 निकलेगा, और दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो D है वो है 1/3L। ठीक है, तो इसी तरीके से ये जो चीज़ है ये आपकी यहाँ पेनीज वाले में भी यूज़ होगी। यहाँ पे आपको, क्योंकि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट दिस सेंटर, तो यहाँ वाले का आपको पता है इस डिस्क का इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता है, तो आपने ये जो डिस्टेंस है ये 2r है, स्मॉल r, इसने r डिस्टेंस रेडियस का है ना 2r। तो 2r डिस्टेंस पे क्या होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो आप बता सकते हो। इसका पता चल गया आपको, वही इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी, इसका भी, इसका भी। ठीक है, जबकि सेंटर वाले का जो है वो ऑलरेडी सेंटर ऑफ मास से ही एक्सिस पास कर रहा है। तो इस तरीके से फौरन तेजी के साथ पैरेलल एक्सिस थ्योरम का जो सिंपल वर्जन है इसको यूज़ करते हो आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। और ठीक हो गया ये। चल, तो यहाँ पे फिर एक ब्रेक कर लेते हैं थोड़ी छोटी सी, फिर मैं आगे आपको लेके चलता हूँ। कोई क्वेश्चन आप लोगों का, कोई कमेंट? अच्छा, तो आगे चलते हैं। यहाँ तक अब दो चीज़ें हमने आज के लेक्चर में कवर की हैं, और वो थी कि पहले सिंपल केसेस जिसमें कोई ना कोई सिमेट्री है, तो उसमें हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया। ठीक है, फिर उसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ हमने देखी वो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और उसको हमने लेके चले हैं ज़्यादा जनरल केस से, और फिर उसका सिंपल वर्जन भी देखा है। ठीक है, तो आगे कुछ क्वांटिटीज़ हैं
एक क्वांटिटी हमारी रह गई है। हमने एंगुलर मोमेंटम से बात शुरू की थी, उसमें इनर्शिया टेंसर को मैंने इंट्रोड्यूस कराया था। अब काइनेटिक एनर्जी को भी हम क्या इनर्शिया टेंसर की टर्म में लिख सकते हैं, ये जस्ट आपके लिए बस एक रिजल्ट है यूजफुल, उसकी डेरिवेशन आप देख सकते हो। तो हम कंसिडर करते हैं काइनेटिक एनर्जी टर्म, और उसमें हम कंसिडर करेंगे सिर्फ रोटेशनल पार्ट, हाफ एम अल्फा बी अल्फा स्क्वायर मल्टी पार्टिकल का बी स्केयर, हाफ एम बी स्केयर। और अगर ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है तो आप वी को लिख सकते हो ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर लिख सकते हो, तो ओमेगा क्रॉस आर डॉट ओमेगा क्रॉस आर बन जाएगा ये। और इसके लिए ये आइडेंटिटी यूज होती है, आप लोग देख सकते हो टेक्स्ट बुक में ये आइडेंटिटी के इस स्क्वायर को आप इस तरीके से खोल सकते हो। ये बनेगा ओमेगा डॉट ओमेगा आर अल्फा डॉट आर अल्फा, ओमेगा डॉट आर अल्फा, ओमेगा डॉट आर अल्फा। इसमें पूरी में से अगर मैं एक ओमेगा बाहर निकाल लूँ, आप यहाँ से एक ओमेगा बाहर निकाल सकते हो और इन दो में से किसी एक में से ओमेगा बाहर निकाल सकते हो, तो बाकी अंदर जो है ये चीज़ रह जाती है ओमेगा डॉट, और यहाँ पे ओमेगा मैंने निकाल लिया और एक ओमेगा इसके साथ वाला निकाल लिया। ठीक है, ये पूरी चीज़ अगर इसे आप गौर से देखो तो ये डेफिनेशन है एंगुलर मोमेंटम की। ये पूरी डेफिनेशन एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन है जो मैंने ऊपर यूज़ किया था प्रीवियस लेक्चर में, आप लोग उसको देख सकते हो। तो ये चीज़ बन जाती है हाफ ओमेगा डॉट एल, काइनेटिक एनर्जी बन गई हाफ ओमेगा डॉट एल। अब एल इसको आप चाहो तो कंपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हो, हाफ ओमेगा आई एल आई, हाफ ओमेगा आई एल आई, और एल आई को हमने लिखते आए हैं इनर्शिया टेंसर में आई आई जे ओमेगा जे। तो ये एक्सप्रेशन आपका बन गया काइनेटिक एनर्जी का इन टर्म्स ऑफ इनर्शिया टेंसर। इनर्शिया टेंसर बन गया। फिर ओमेगा को आप को मैंने बताया था कि ओमेगा जो है इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं कि इसकी मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन एन यूनिट वेक्टर, ठीक है, इस तरीके से। तो ओमेगा को आप इस तरीके से लिख लो, ओमेगा की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जिसमें ओमेगा जो है वो रोटेशनल एक्सिस के तौर पे रोटेट कर रहा है। यहाँ पे फिर एन आई आ जाएगा, यहाँ पे एन जे आ जाएगा। तो एन आई एन जे को हम मिला लेते हैं, तो फिर ये हमारा इनर्शिया स्केलर बन जाएगा आई, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी बन गई हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जो कि इफेक्टिवली आप लोग यूज़ करते रहे बेसिक लेवल पे, लेकिन एडवांस लेवल पे ज़्यादा अप्रोप्रिएट चीज़ ये है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वो ओमेगा लेते ही ऐसी डायरेक्शन में है जिसमें इसका जो इंटेंस टेंसोरियल जो प्रॉपर्टी है इनर्शिया टेंसर की वो नहीं काम आती। तो आप लोगों के लिए सिंपल वर्जन ये बन गया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। लेकिन अगर आपको आई का पता है कि आई असल में क्या चीज़ है, तो फिर आप उसको इनर्शिया टेंसर के तौर पे यानी कि समझ सकते हो। तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी हमारी होती है हाफ एम बी स्क्वायर, लीनियर जो काइनेटिक एनर्जी टर्म होती है उसमें मैस की जगह यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया या इनर्शिया स्केलर आ गया, वी लीनियर वेलोसिटी यहाँ पे ओमेगा आ गया। तो इसको इस तरीके से याद रख सकते हो, लेकिन आई को आपने समझना है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो अब यहाँ काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो ये एक और एग्जांपल है, इसको आप देख लो, ये बड़ी मज़े की एग्जांपल है। ये जीआरई का एक प्रॉब्लम है ये, ठीक है। इसके अंदर ये एक रॉड है जो पिवट है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर सकता है, ये पॉइंट मूव नहीं करेगा। तो इसको इस एग्जांपल को बड़े गौर से आप सुनना कि इससे मिलते जुलते आगे प्रॉब्लम आप लोग करोगे। तो ये एक रॉड है जो रोटेट करेगा इस पॉइंट के अबाउट, और यहाँ पे ये पिवट है, ठीक है, इसके अबाउट रोटेट कर सकते हैं। इसको आप पेंडुलम समझ सकते हो कि पेंडुलम है रॉड वाला पेंडुलम, ठीक है। तो लेकिन ये उल्टा हुआ है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ जाके यहाँ गिर जाएगा। तो अ थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मैस m, इसका कैपिटल मैस m गिवन है, लेंथ l गिवन है, इज पोजीशंस वर्टिकली अबव एन एंकर्ड फ्रिक्शनलेस पिवट पॉइंट एज शोन अबव एंड देन अलाउड टू फॉल टू द ग्राउंड, ग्राउंड पे गिरेगा। विद व्हाट स्पीड डज द फ्री एंड ऑफ द रॉड स्ट्राइक द ग्राउंड, तो ये जो इसका फ्री एंड है ये किस स्पीड के साथ ग्राउंड को हिट करता है वो निकालने यहाँ पे आंसर दिए हुए हैं, ठीक है। इसको देखते हैं हम कि किस तरीके से इसको लेके चलेंगे। ये जीआरई 2001 का 2001 में जो पेपर आया था जीआरई का, उसमें 26 नंबर प्रॉब्लम है। ऑनलाइन आप लोग जीआरई के निकाल सकते हो, पेपर वगैरह दिए हुए हैं, 5-6 पेपर हैं। तो यहाँ पे हमने इसको बना लिया। असल में हमें वी एंड जो है वो निकालनी है जब ये यहाँ पहुँचता है, ठीक है। इस एंड की स्पीड क्या होगी इस रॉड के बिल्कुल दरमियान में, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मैस डेंसिटी वाला रॉड है, वन डायमेंशनल, इसके बिल्कुल सेंटर में सेंटर ऑफ मैस है। लेंथ इसकी जो है वो एल है और सेंटर ऑफ मैस की पोजीशन l/2 है। ये पॉइंट पिवट है, इसको पॉइंट पी कह दिया, ठीक है। अब इस पोजीशन में इसमें बेसिक कंसेप्ट यही है कि एनर्जी कंजर्वेशन आप लगा सकते हो, ठीक। कहीं एक्सेलरेशन आपको नहीं फाइंड करना, वी फाइंड करना है, तो आप एनर्जी कंजर्वेशन एनर्जी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो।
तो एनर्जी मेथड में ये है कि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसकी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, और जब ये गिर जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी। हमने ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ कंसिडर की हुई है ग्राउंड पे, और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में, वहाँ से आपको स्पीड पता चल जाएगी। ठीक है, लेकिन ये पॉइंट मास नहीं है, ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, इस रिजिड बॉडी है, इसके लिए आपको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। तो इसमें दो केसेस हैं इस प्रॉब्लम में। तो इसने ये नहीं पूछा जीआरई वाले प्रॉब्लम में कि ये जो है ये स्लाइड कर सकता है कि नहीं। तो हम लोगों ने इसके दो प्रॉब्लम बना लिए हैं। एक वो है जिसमें ये पिवट पॉइंट जो फिक्स है, ये स्लाइड नहीं करेगा। दूसरा प्रॉब्लम है उसमें ये पॉइंट जो स्लाइड कर सकता है ये, ठीक है, यहाँ पे अटैच नहीं है। ये जैसे ये गिरती है ये थोड़ा सा पीछे को सिरक सकता है, जिस तरह भी होगा ये। तो स्लाइडिंग केस, स्लाइडिंग बी पार्ट केस आप लोग खुद से सॉल्व करोगे। मैं आपको ये नो स्लाइडिंग वाला केस बता रहा हूँ जिसमें यहाँ पे पिवट है। ठीक है, तो इसमें देख लो आप, इसमें अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ पे आपको वो जो मैंने काइनेटिक एनर्जी का आपको बताया था कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो अगर आप एक ऐसे पॉइंट के अबाउट लिखते हो जो कि ड्यूरिंग मोशन मूव नहीं कर रहा, यहाँ पे ये पी पॉइंट ऐसा है कि ड्यूरिंग मोशन मूव नहीं कर रहा, तो काइनेटिक एनर्जी बहुत आसान होती है। वो होती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और आई में आपने यूज़ करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पिवट पॉइंट, यानी उस पॉइंट के अबाउट। तो ये आपकी टोटल काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। इसमें प्रॉब्लम बहुत सॉल्व हो जाता है, सिंपल हो जाता है। तो यहाँ पे देखो आप काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट। तो शुरू में आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़ीरो थी, पोटेंशियल एनर्जी एम जी, टोटल मास आप सेंटर ऑफ मास पे रख सकते हो एम जी एल बाई टू, और फिर जब ये नीचे गिर गया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो गई। काइनेटिक एनर्जी अब यहाँ पे लिखनी है। इसके लिखने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि अगर आप पिवट पॉइंट के अबाउट से लिखते हो तो फिर यहाँ पे हाफ आई पी ओमेगा स्क्वायर सिर्फ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगी, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि ये मूव नहीं कर रहा, तो इसके अबाउट रोटेशन हो रही है। तो ये है हाफ आई पी। अब आई पी क्या है? ये असल में एक रॉड है जिसके एंड पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। एंड पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो वो निकलेगा 1/3 ml स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बस 1/3 ml स्क्वायर पुट करना है। जैसे आपने 1/3 ml स्क्वायर पुट किया और बाकी चीज़ें पुट की, आपके पास आंसर जो है इसका बन जाएगा। यहाँ पे आपके पास ओमेगा आ जाएगा, और v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। और आपने अगर स्पीड फाइंड करनी है एंड की, तो v एंड जो है उसमें r की वैल्यू कैपिटल R हो जाएगी, ओमेगा की वैल्यू आपने डालनी है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर कोई आपसे सेंटर ऑफ मास की स्पीड पूछता है तो सेंटर ऑफ मास आपका जो है वो L/2 पे है, तो यहाँ पे फिर आपने L/2 लिखना है। ठीक है, v सेंटर ऑफ मास r L/2 हो जाएगा। तमाम पॉइंट सेम एंगुलर स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं, बस r का है कि r क्या आप एंड पॉइंट का फाइंड करना चाहते हो स्पीड, या सेंटर ऑफ मास की करना चाहते हो, यहाँ पे उस हिसाब से वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन किसी तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको मैं एक और मेथड से करूँगा जिसमें जस्ट ये वाली काइनेटिक एनर्जी अब मैं लिखूंगा एक और अंदाज से। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि मैंने वो चीज़ यूज़ किया है कि एक ऐसे पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी जो कि ड्यूरिंग मोशन मूव नहीं कर रहा, तो बस उसकी सिर्फ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखनी है। तो टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू रोटेशन काइनेटिक एनर्जी अबाउट दैट पॉइंट। अब जो ये आपका बी एंड यहाँ नीचे आंसर आ गया। ठीक है, सेंटर ऑफ मास की भी मेरे ख्याल नीचे निकाली हुई है ये। हाँ, सेंटर ऑफ मास में L/2 ओमेगा कर लो, ओमेगा की वैल्यू पुट करके। अच्छा, अब दोबारा वही चीज़ करते हैं हम कंसिडर। इसमें अब काइनेटिक एनर्जी में दो टर्म लिखी हुई है मैंने। ठीक है, एक है काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास की, एक है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अबाउट द सेंटर ऑफ मास। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी सी एम स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे आएगा हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर। अब आई सी एम जो है वो क्या है? वो है रॉड के सेंटर में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाला था, वो आपने यूज़ करना है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि सेंटर में 1/12 ml स्क्वायर होता है, तो आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे 1/12 ml स्क्वायर जो है। ठीक है, अबाउट द सेंटर ऑफ मास। यहाँ ट्रांसलेशनल मोशन है v जो है वी सी एम, किस तरीके से निकालोगे आप वो मैंने आपको बता दिया। तो ऊपर वी सी एम में होगा L/2 ओमेगा, तो यहाँ पे वी सी एम को आप लिख लो L/2 ओमेगा। ठीक है, और आई सी एम आपको पता है वो 1/12 ml स्क्वायर है, तो ओमेगा स्क्वायर आपका यहाँ से निकल आएगा, और फिर ओमेगा की वैल्यू पुट करके चाहे वी एंड निकाल लो चाहे वी सी एम निकाल लो, वो आप निकाल सकते हो। तो इन दोनों मेथड में मैंने आपको फिर वही बात बताने की भी कोशिश की है कि काइनेटिक एनर्जी जो है अगर आपने लिखनी है तो दो तरीके हैं। एक तो सेंटर ऑफ मास के पॉइंट ऑफ व्यू से आप काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो, उसमें फिर आपको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखनी पड़ेगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई सेंटर ऑफ मास वाला, और प्लस हाफ एम वी स्क्वायर जो है ट्रांसलेशनल जो है एक तरह से, जैसे इट्स लाइक अ पॉइंट मास, पूरा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट खत्म हो जाता है, पॉइंट मास वो किस तरीके से मूव कर रहा है सर्कल में, तो हाफ एम वी सी एम स्क्वायर।
लेकिन अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन है बाई लक कि आपका जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसमें एक ऐसा पॉइंट है जो कि मूव नहीं कर रहा, ठीक है, जो स्टेशनरी है, जैसे कि इधर पी पॉइंट है, तो फिर आप टोटल काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो हाफ आई पी ओमेगा स्क्वायर, यानी आई पी आपने लेना है इस पॉइंट के अबाउट। तो दोनों से आप देखोगे आंसर सेम आएगा। तो ये चीज़ एक इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। अब आ जाते हैं आप दूसरे केस की तरफ, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने नो स्लाइडिंग वाला केस भी करना है अगर स्लाइडिंग नहीं हो रही हो, हाँ ये लिखा हुआ है, ठीक है। नहीं, विद स्लाइडिंग विदाउट पिवटिंग ऑन स्मूथ सरफेस, ठीक है। इसमें आपके पास कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि मूव ना कर रहा हो, क्योंकि जब स्लाइडिंग होगी तो पिवट वाला पॉइंट भी मूव करेगा। तो इधर वो वाला रिजल्ट यूज नहीं कर सकते, आपको काइनेटिक एनर्जी है वो यूज कर सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ एम बी सी एम स्क्वायर वाली और हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर वाली, ये दो चीज़ें आप लोग यूज कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा केयरफुल होकर आपने ये करना है। बिल्कुल इससे मिलता जुलता प्रॉब्लम आपका मैरियन में मौजूद है, ठीक है। इसमें रॉड के बजाय आप समझ लो कि क्यूब है, क्यूब को एक किनारे पे उसने खड़ा किया हुआ है और वो गिरती है, ठीक है। एक एक साइड जो है ना उस पे खड़ा किया हुआ है और वो गिरती है। और a homogeneous cube each edge of which has a length L is initially in a position of unstable equilibrium with one edge in contact with the horizontal plane, ठीक है। The cube is then given a small displacement allowed to fall, show that the angular velocity, ठीक है। इसमें कहीं पिवटिंग नहीं है, पिवटिंग नहीं है और उसके हिसाब से ओमेगा आपसे कह रहा है निकालो। ये जो मैंने अभी केस किया है, आप इसमें पिवटिंग वाला केस भी कर सकते हो, आप विदाउट पिवटिंग वाला भी कर सकते हो। तो इसमें विदाउट पिवटिंग वाला ये मैरियन का 11th चैप्टर है, उसका 11th क्वेश्चन है, उसके हिसाब से आप इसको करने की कोशिश करो। फिर आपको कोई इशू आता है आप मेरे से डिस्कस करो कि इसमें हमें समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से करना है, तो फिर मैं आपकी हेल्प करूंगा। दूसरा क्वेश्चन एक और है, प्रूव दैट फॉर अ जनरल रिजिड बॉडी मोशन अबाउट अ फिक्स पॉइंट द टाइम वेरिएशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी आई इज गिवन बाय दिस। तो काइनेटिक एनर्जी का जो टाइम डेरिवेटिव है रिस्पेक्ट टू टाइम, वो ओमेगा डॉट एन है। एन जो है यहाँ पे टॉर्क है, ठीक है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। अगर आप देखोगे काइनेटिक एनर्जी का जो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ जो टाइम रेट ऑफ चेंज है, जो कि नॉर्मली हम इसको पावर समझते हैं, तो लीनियर केस में पावर हम लिखते हैं वेलोसिटी और फोर्स के डॉट प्रोडक्ट का। तो उस सेंस में ये चीज़ एक रीजनेबल लगती है कि वेलोसिटी के बजाय, लीनियर वेलोसिटी के बजाय एंगुलर वेलोसिटी है और फोर्स के बजाय टॉर्क है। तो ये वाला प्रॉब्लम जो है ना, ये मैं अभी इसको थोड़ा सा डिले कर देता हूँ आगे करके, ये अभी नहीं करना है, ये मैं थोड़ा सा टॉर्क की डिस्कशन करूँगा उसके बाद हम इसको ले जाते हैं। तो ये कहाँ जाएगा, ये इसको ले जाते हैं नीचे यहाँ पे मेरा ख्याल, ठीक। तो इसको अभी छोड़ दो आप लोग, बस वो ऊपर एक प्रॉब्लम है उसको आप ट्राई करके देखो। और यहाँ पे अब हम स्टॉप करेंगे, तो आप लोगों को क्वेश्चन है तो आप लोग कर लो। तो इसमें दोनों केसेस में जो मैंने अभी एग्जांपल कराई उसमें ये इस तरीके से गिरेगी अगर पिवट होगी, अगर पिवट नहीं होगी तो फिर थोड़ी सी इस तरह स्लिपिंग भी होगी है, ठीक है, थोड़ी सी इस तरीके से। अगर ये फ्रिक्शन लेस सरफेस है तो फ्रिक्शन लेस सरफेस ही कंसिडर है। तो इसी तरीके की सिचुएशन जो है वो क्यूब की भी है। क्यूब तो मेरे पास यहाँ पे नहीं है, ये शार्पनर है, तो वो इस तरीके से पड़ा हुआ है, इस तरीके से उसने रखा हुआ है क्यूब को, और फिर छोड़ेगा, वो इसको छोड़ेगा तो वो क्यूब भी इस तरीके से गिरेगा। तो उस प्रॉब्लम में जो है मैरियन के उसने वो वाला केस कंसिडर किया है कि विद स्लाइडिंग विदाउट पिवटिंग जो है क्यूब को, क्यूब की बजाय जो अगर उसने क्यूब रखा है, मैं पेपर में आप लोगों को कोन भी दे सकता हूँ, ठीक है, कोन रख देता हूँ, लेट से कोन रख दूंगा, उससे कहूँगा इसको स्लाइड, इसको छोड़ते हैं, छोड़ेगा तो वो स्लाइड करके गिरेगा। उसमें हम अज्यूम कर लेंगे कि कोन जो है गिरते वक्त रोटेट नहीं होती, यहाँ पे चांसेस कम है कि कोई रोटेशन करेगा, ठीक है। उधर हो सकती है कि अगर वो इस तरीके से घूमता हुआ गिरे। खैर, तो कौन का केस यानी कोई भी चीज़ हो सकती है, तो इसलिए मैंने ये कहा कि प्रॉब्लम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए कि आप मुख्तलिफ़ किस्म की इसमें चीज़ें कंसिडर कर सकते हो।
कि वो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, और दो केसेस आप इसमें कंसिडर कर लो, एक में पिवटिंग है, दूसरे में पिवटिंग नहीं है, उसमें स्लाइडिंग होगी। दोनों में आप बेसिक कंसेप्ट जो इन दोनों में यूज़ होगा, यूज़ कर सकते हो आप लोग, वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या कॉम्प्लिकेशन है, आपने काइनेटिक एनर्जी लिखनी है, पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी आसान है, काइनेटिक एनर्जी में थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट होता है, उसमें आपको देखना पड़ता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कौन सी वाले पॉइंट के अबाउट निकालना है। अगर कोई ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करता है पूरी बॉडी पे जो ड्यूरिंग मोशन मूव नहीं कर रहा, तो फिर आपकी काइनेटिक एनर्जी बहुत आसान है, आप जो है उसमें वो आई पी यूज़ करोगे, ठीक है, उस पी पॉइंट के अबाउट आई पी, हाफ आई पी ओमेगा स्क्वायर, बस इतनी ही। लेकिन अगर तो आपके पास ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है, तो फिर आपको लाजमी वो यूज़ करना पड़ेगा। आप यूज़ कर सकते हो सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और सेंटर ऑफ मास की ट्रांसलेशनल मोशन जो है कि उसको उसको बिल्कुल पॉइंट मास कंसिडर करते हो, हाफ एम वी सी एम स्क्वेयर करोगे, और फिर प्लस जो है सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन, यानी हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वेयर। तो काइनेटिक एनर्जी को फिर इस तरीके से यूज़ करना है। तो फिर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनका आपको अबाउट सेंटर ऑफ मास आई सी एम पता होना चाहिए, ठीक है, आई सी एम पता होना चाहिए, तो फिर उस तरीके से आप उसको कैलकुलेट कर सकोगे। तो कोई है आप लोगों को क्वेश्चन? नहीं तो फिर हम आगे जो है चलते हैं। तो यहाँ तक जो डिस्कशन थी, अब हम आएंगे ज़रा फुल जनरलाइजेशन की तरफ, कि इनर्शिया टेंसर निकाला जाए। आपने एक दफ़ा इनर्शिया टेंसर निकाल लिया, उसके अंदर कोई स्पेशल केस है या कोई सब कुछ मौजूद होगा उसके अंदर, ठीक है, चाहे उसके अंदर वो सिमेट्रिकल सिचुएशन मौजूद हो अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन या ना हो, उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होगी। एक दफ़ा आपने इनर्शिया टेंसर निकाल लिया किसी भी पॉइंट के अबाउट, किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल लिया, फिर आपको पता है कि वो पैरेलल एक्सिस जो थ्योरम है स्टाइनर का जनरल, उससे आप सेंटर मास के अबाउट निकाल सकते हो। अगर आपने सेंटर मास के अबाउट निकाला हुआ है इनर्शिया टेंसर, तो किसी भी दूसरे पॉइंट के अबाउट निकाल सकते हो। तो अब हम किसी भी ऑब्जेक्ट का इन जनरल जो है इनर्शिया टेंसर निकालते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मौजूद है। तो वो सबसे सिंपल केस कंसिडर करते हैं जो कि क्यूब का है, इनर्शिया टेंसर ऑफ अ क्यूब, ठीक है। अब क्यूब की जो शेप है वो ऐसी है कि इसमें आपको कार्टियन कोऑर्डिनेट्स जो है वो सूट करते हैं, कि यूज़ करो आप एक्स वाई जी, ऊपर की तरफ एक्स वाई जी, इसकी जो लेंथ है ये बी है, यहाँ से भी बी बी बी, सारी लेंथ बराबर हैं, बी के बराबर है, ठीक है। और क्योंकि आपने इनर्शिया टेंसर निकालना है, अगर मैं क्वेश्चन देता हूँ इनर्शिया टेंसर का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये होना चाहिए कि अबाउट विच सेंटर, ठीक है। तो इनर्शिया सेंटर निकालेंगे हम, इनर्शिया टेंसर अबाउट ओ ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन ओ के अबाउट निकालेंगे, लेकिन ओरिजिन ओ अब आपको बताना है उस शेप के हवाले से कि ये कहाँ लाई करता है, तो ये इसके कॉर्नर में लाई करता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अबाउट वन कॉर्नर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकालना है अबाउट वन कॉर्नर, अबाउट वन कॉर्नर का मतलब कि ओरिजिन हमारा वहाँ पे लाई करेगा। अब ये पूरा इसकी मास वॉल्यूम मास डेंसिटी कांस्टेंट है, तो उसको हम लिख सकते हैं मास डेंसिटी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय बी क्यूब, ठीक है। इनर्शिया टेंसर निकालना है, मैं इनर्शिया टेंसर जो है इसको मैं थोड़ा सा मैट्रिक्स भी बना लेता हूँ 3x3, इस वजह से मैंने ये नोटेशन यूज़ की थी, स्टूडेंट भी लिखते थे इस तरीके से। तो अब फार्मूला हमारे पास क्या है, आई जे डी एम डेल्टा आई जे, यहाँ पे आपके पास असल में आर स्क्वेयर है एक्स आई एक्स जे, ठीक है। अब आपने वन वन निकालना है, वन वन सारे एलिमेंट निकालने हैं, और सारे एलिमेंट में से आपको पता है कि हमें 6 एलिमेंट निकालने हैं क्योंकि ये सिमेट्रिक टेंसर होता है। तो पहले हम निकालते हैं वन वन, यहाँ पे आपने वन, यहाँ पे वन, डी एम जो है वो आप लिखोगे रो टाइम्स वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा आपका डिफरेंशियल वॉल्यूम डी एक्स वन डी एक्स टू डी एक्स थ्री, तो रो कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, ये तीन इधर रह गए, वन वन डेल्टा जो क्रोनेकर है वो वन हो जाएगा, यहाँ पे वन वन का मतलब क्या होगा, ये वन स्क्वेयर, आर स्क्वेयर जो है ये असल में क्या है, ये एक्स वन स्क्वेयर प्लस एक्स टू स्क्वेयर प्लस एक्स थ्री स्क्वेयर, शायद मैंने यहाँ कहीं लिखा हो, ये लिखा हुआ है एक्स, आर स्क्वेयर असल में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर है, और एक्स को हमने एक्स वन स्क्वेयर कहा हुआ है, वाई को हमने एक्स टू स्क्वेयर कहा हुआ है, और जी स्क्वेयर को हमने एक्स थ्री स्क्वेयर कहा हुआ है, ठीक है। तो आर स्क्वेयर में आ गया एक्स वन स्क्वेयर प्लस एक्स टू स्क्वेयर प्लस एक्स थ्री स्क्वेयर, और वन वन में यहाँ पे आपके पास एक्स वन स्क्वेयर आ गया, वो सब्ट्रैक्ट हो गया, तो आपके पास एक्स टू स्क्वेयर प्लस एक्स थ्री स्क्वेयर जो है वो बच गया,
ठीक है। x2 स्केयर प्लस x3 स्केयर को मैंने dx2 dx3 के साथ लिख दिया, जबकि इसके अंदर क्योंकि x1 मौजूद नहीं है इस इंटीग्रेशन को अलग कर दिया। इसको आप इंटीग्रेट कर लो 0 से b, तो आपके पास जो है b आ जाएगा। x2 की इंटीग्रेशन यहाँ से कर लो आप, x3 की इंटीग्रेशन यहाँ से कर ली। फाइनल इंटीग्रेशन मुश्किल नहीं है, आपके पास आंसर फाइनल जो है वो 2/3 रो b 5 आ गया। अब यहाँ पे आप इसमें जो है रो की वैल्यू पुट कर लो, विच इज़ m डिवाइडेड बाय b क्यूब, तो 2/3 mb स्क्वायर जो है वो बन जाता है। ठीक है, तो ये आपने 1 1 निकाल लिया। अब 1 1 निकाला है तो ये सारी मैथमेटिक्स, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 1 1 निकालते हो या 2 2 निकालते हो या 3 3 निकालते हो, ये सारे रिजल्ट सेम होंगे। तो 1 1 की जगह अगर आप 2 2 कर लोगे तो यहाँ पे x1 की जगह x2 आ जाएगा, मतलब, और यहाँ पे 1 और 3 आ जाएगा, 1 और 3 इस तरीके से। तो x2 i22 i33 के आंसर भी सेम होंगे, 2/3 mb स्क्वायर बाय सिमेट्री। अब जो आपने 3 एलिमेंट्स निकाल लिए हैं ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं। अब आपने निकालने हैं ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, जो कि 1 2 निकाल सकते हो आप, 1 3 निकाल सकते हो और 2 3। इसमें भी आप देखोगे किसी हद तक सिमेट्री की वजह से बस एक ही निकालना पड़ेगा, सिमेट्रिकल सिचुएशन है यहाँ पे। 1 2 निकालते हैं। 1 2 निकालने का ये फायदा है ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का कि इसमें आपको ये डेल्टा आई जे वाली टर्म कैलकुलेट नहीं करनी पड़ती। ठीक है, व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे ये वाली टर्म जीरो हो जाती है, सिर्फ ये जो प्रोडक्ट वाली टर्म है ये आपने निकालनी होती है। तो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को वैसे भी प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। तो I12 में आपके पास वहाँ पे एक x1 आ जाएगा, एक x2 आ जाएगा, एक माइनस साइन रो। तो x1 की इंटीग्रेशन इसके साथ, x2 की इसके साथ, x3 की अलग से। इसको आप सॉल्व कर लो इंटीग्रेशन को, ये बन जाता है -1/4 mb स्क्वायर। I13 I23। अब I13 की इंटीग्रेशन भी बिल्कुल ऐसी ही होगी, I23 की भी ऐसी होगी, आप चाहो तो करके देख लो, आंसर सेम। तो यहाँ पे एक लिहाज से आपने सिर्फ 2 इंटीग्रेशंस की हैं, एक I11 की और एक I12 की। I12 तमाम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और I11 तो है तमाम डायगोनल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आंसर आपका पूरा बन गया ये। इसमें 2/3 -1/4 -1/4 ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है और डायगोनल सारे सेम है, mb स्क्वायर। तो ये आपका इनर्शिया टेंसर या इनर्शिया मैट्रिक्स कह लेते हैं इसको, ये निकल आया अबाउट द सेंटर ऑफ मास जो है, अबाउट द कॉर्नर। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी हम इसको थोड़ा सा कंगालते हैं, इसकी थोड़ी सी फिजिक्स जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। इतनी सारी हमने वैल्यूज जो निकाल ली हैं, उसके लिए यहाँ पे अब मैं लूँगा एक्सिस। ठीक है, अब आप एक्सिस बहुत सारे कंसिडर कर सकते हो, लेकिन वो एक्सिस पास करने चाहिए कॉर्नर के अबाउट। ठीक है, तो पहला एक्सिस हमने लिया है एक्सिस अबाउट द जी एक्सिस। ये जी एक्सिस के अबाउट जो रोटेशन करेंगे, इस क्यूब को हम घुमाएंगे अबाउट जी एक्सिस, तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा जी, और देखेंगे कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो ओमेगा की डायरेक्शन में होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो इसको देख लो अब आप कि ओमेगा जो है वो आपका ये, तो ओमेगा क्योंकि जी एक्सिस मैट्रिक्स नोटेशन में आप इसको बड़े आसानी से देख सकते हो, इसको मैंने मैट्रिक्स बना दिया। ठीक है, और ये जो है ये बन जाएगा 0 0 ओमेगा, क्योंकि ओमेगा जो है वो जी डायरेक्शन में है। इसको पूरे मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो आप, तो आपके पास आंसर ये आ गया। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या निकल आया, उसका x कंपोनेंट भी है, उसका y कंपोनेंट भी है और उसका z कंपोनेंट भी है। तो यहाँ पे मैंने जो ओमेगा की डायरेक्शन ली है अबाउट z एक्सिस, एंगुलर मोमेंटम इज नॉट इन z एक्सिस। उसका एक कंपोनेंट जो है वो z एक्सिस में है 8 वाला, लेकिन दो जो कंपोनेंट्स हैं वो एक्स वाई में भी हैं। तो इससे हमें ये पता चला कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो आपका इज नॉट पैरेलल टू ओमेगा। ठीक है, कि ओमेगा के अलोंग नहीं है। यानी यहाँ पे आपको इनर्शिया टेंसर की टेंसोरियल प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप एक क्यूब को उसके एज के अबाउट रोटेट कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे जी एक्सिस के अबाउट, इसको मैं आपको इस तरीके से यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। ये अगर क्यूब है, इसको इस एक्सिस के अबाउट इस तरह रोटेट करते हो आप इस तरीके से। ठीक है, ये तो फिर आप क्या, फिर आपको उसकी इनर्शिया टेंसर की टेंसोरियल प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे क्योंकि एंगुलर मोमेंटम जो है वो ओमेगा के अलोंग नहीं है। ठीक है, तो ये एक इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छा, अब एक कोई और एक डिफरेंट डायरेक्शन कंसिडर करते हैं। ठीक,
अब डायरेक्शन इसने कंसिडर की है रोटेशन अबाउट द मेन डायगोनल एक्सिस। मेन डायगोनल एक्सिस आप लोगों को पता है, यहाँ पे अगर आप तस्वीर देखो कि ये ओरिजिन से ये ऑपोजिट कॉर्नर जो कि बी 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 है, ओरिजिन है 0 0 0 और ये कॉर्नर है बी बी बी। अगर एक एक्सिस जो है वो पास कर रहा है ओरिजिन से और इस ऑपोजिट कॉर्नर से, तो इसको हम कहेंगे बॉडी डायगोनल एक्सिस है। इसके अबाउट अगर रोटेशन होती है तो क्या सिचुएशन होती है? तो अब आपको इसमें गैस कर लेना चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो ओमेगा की डायरेक्शन में होगा। ठीक है, क्यों होगा? चलो ये डिस्कस करते हैं, कोई बताएगा? अब इसमें एक जो है वो ये है कॉर्नर और एक ये ऑपोजिट कॉर्नर है, ये इसका जो है, ठीक है, इसमें इस तरीके से कुछ ये रोटेट होगा ये। तो हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो ओमेगा की डायरेक्शन में होगा। अगर करना चाहिए तो पीछे आप क्या रीज़न दोगे उसके? कोई मुझे बताएगा स्टूडेंट? दो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हुई हैं। दो चीज़ें बताई हुई हैं कि कब एंगुलर मोमेंटम ओमेगा की डायरेक्शन में होता है। तो कोई जवाब देगा इसका, या मेरी आवाज़ ही नहीं जा रही? कौन सी दो सिचुएशंस हैं जिसमें एंगुलर मोमेंटम एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है? सर अगर क्या इसमें? एक्सिस सर हाँ अगर बोलो। एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो परपेंडिकुलर हो तो प्लेन के, तो तभी जो है वो एंगुलर वेलोसिटी जो है वो उसकी डायरेक्शन में होगी एंगुलर मोमेंटम। हाँ, वो सिमेट्रीज क्या होती हैं? सिमेट्रीज क्या नाम है उन्हें, क्या कहते हैं हम लोग? एक एक्सियल सिमेट्री, ठीक है, जी एक्सिस के सर। अबाउट सिमेट्री हो, अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट सिमेट्रिक हो। एक ये थी और दूसरी मिरर रिफ्लेक्शन वाली। हाँ, मिरर एक मिरर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन वाले। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं। अब यहाँ जो रिजल्ट्स निकलेंगे वो कोई अनयूजुअल नहीं है, थोड़ी सी मैथमेटिक्स लग रही है आपको, इनर्शिया टेंसर आ गया, पता नहीं क्या हो गया, लेकिन फिजिकली आप उसको उन दो चीज़ों से फ़ौरन से पकड़ सकते हो। पहली जो चीज़ मैंने आपको कराई कॉर्नर के अबाउट, और फिर मतलब कॉर्नर के अबाउट, और उसमें हमने ये वाले कंसिडर किया कि अगर जी एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर रहे हो, जी एक्सिस के अबाउट अगर आप क्यूब को रोटेट कर रहे हो, तो आप देख लो कि इसमें एक्सियल सिमेट्री नहीं है। इट्स लाइक कि मैस जो वो एक तरफ पड़ा हुआ है, इसके अपोजिट मैस नहीं है, ठीक है, इसमें एक्सियल सिमेट्री नहीं है। दूसरा, इसका ओरिजिन जो है वो देखो आप, ये ओरिजिन है, रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी नहीं है, ऊपर मैस पड़ा हुआ है, नीचे मैस नहीं है, ये ओरिजिन आपका यहाँ पे है, तो इसमें ना रिफ्लेक्शन सिमेट्री है ना इसमें रोटेशनल सिमेट्री है, ठीक है, एक्सियल सिमेट्री भी नहीं है। अब मैंने जो सिचुएशन कंसिडर किया, मैं इसके अंदर से नहीं बता सकता आपको गुजार के, लेकिन ये इसके अंदर से इस कॉर्नर से उस कॉर्नर में जो एक्सिस जो है वो इस तरीके से जो है वो बना हुआ है, ठीक है। अब सिर्फ विजुलाइज कर सकते हो आप लोग कि अगर एक्सिस जो है यहाँ से गुजरता है, यहाँ से निकलता है, तो फिर इसके अबाउट जो मैस की डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसमें एक्सियल सिमेट्री है एक्सियल सिमेट्री इसमें लग रही है आप लोगों को? कुछ पता नहीं है कि नहीं है, क्या कहते हो? सर अगर दोनों तरफ मास मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड है, दोनों तरफ सेम है, तो फिर तो एक्सियल सिमेट्री होगी। हाँ, ये तो डेफिनेशन है ना उसकी। दोनों कॉर्नर सर, अगर अगर सर लेंथ सेम है तो मेन डायगोनल और मेन डायगोनल तो इसी तरह है सर कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, और जितने भी कॉर्नर हैं 6 बॉडी डायगोनल्स होते हैं, तो सर उसकी मास भी सेम होगी ना, तीन उस एक्सिस के 6 अबाउट, कॉर्नर। जी सर। ठीक है, अपोजिट कॉर्नर जो है उनके उसके अबाउट मैस डिस्ट्रीब्यूशन मुझे लग रहा है कि नहीं है, ठीक है, उसके अबाउट जो है मैस डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है। उसकी वजह ये है कि इस एक्सिस और ये अपोजिट एक्सिस है, यहाँ पे मैस पड़ा हुआ है, इधर इधर नहीं है। तो ये थोड़ी विजुअलाइजेशन वाली बात है, इसके बजाय जो है मिरर रिफ्लेक्शन है। मिरर रिफ्लेक्शन शायद है, पता नहीं, इसमें आप लोग दोनों में देख सकते हो कि इस एक्सिस
को अगर दरमियान में से अगर आप काटो ना तो जितना मैस नीचे है उतना ही मैस ऊपर है, ठीक है। इसको दरमियान में से अगर काटो तो उसकी कन्फिगरेशन। चलो इस पे आप लोग अगर सर सोचना। हाँ अगर सर हम बोलो। इसकी 3D विजुअलाइजेशन देख लेते हैं तो फिर इसमें हमें आसानी से पता चल जाएगा कि मास हाँ आप कितना लोग के किस तरह पास वो होगा डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो, हाँ कोई क्यूब है अगर आपके पास पड़ा हुआ तो आप लोग इसको सोचना, ठीक है। तो अब यहाँ पे ठीक है सर। ड्यू टू सिमेट्री रीजंस जो है हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर कोई एक्सिस बॉडी डायगोनल से पास कर रहा है तो उसमें ये चीज़ बनेगी, ठीक है। तो आप लोग भी इसमें देख के मुझे बताना कि इसमें एक्सियल सिमेट्री है या रिफ्लेक्शन सिमेट्री है या दोनों चीज़ें मौजूद हैं। तो रोटेशन अबाउट जी एक्सिस हम देख चुके हैं कि इसके अंदर दोनों सिमेट्री नहीं थी। हम इसको कैलकुलेट करने से पहले ही हमें बता देना चाहिए कि इसके अंदर एंगुलर मोमेंटम ओमेगा के पैरेलल नहीं आएगा। और जबकि दूसरा केस है ये, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, ये। तो इसमें आपने बॉडी डायगोनल लिया है। बॉडी डायगोनल जो वेक्टर है उसको बनाना मुश्किल नहीं है, तीनों आप सेम कर दोगे। उसके लेंथ जो है वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस, इनके तीनों के सेम कर दो। इसको चाहो नॉर्मलाइज कर लो बाय √3। तो ओमेगा की ये जो चीज़ है ये है, इट इज़ अलोंग द मेन डायगोनल। अब इसको आपने यहाँ रखा है, इनर्शिया टेंसर को यहाँ पे, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो आप देखो कि आंसर प्रोपोर्शनल टू 1 1 1 1 आ गया, यानी कि एल जो है वो ओमेगा के अलोंग आ गया, ठीक है। तो ये एक ऐसी चीज़ इंटरेस्टिंग आ गई कि इनर्शिया जो है वो इसमें एंगुलर मोमेंटम ओमेगा के। अब इनर्शिया टेंसर आप कैलकुलेट कर लो अबाउट द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का मतलब ये होगा कि आप बिल्कुल इसको सेंटर में रख लो, ठीक है। ओरिजिन को सेंटर में, कॉर्नर के बजाय सेंटर में रखना है। वो आपने सेंटर में रखोगे तो ये वाला फेस जो है वो b/2 पे होगा, वो वाला फेस उसका ऑपोजिट -b/2 पे, ऊपर वाला फेस जो है वो b/2 पे, नीचे वाला -b/2 पे, ठीक है। इसी तरीके से जो है वो और पॉसिबिलिटीज़ भी राइट लेफ्ट वाली होंगी। तो अब हम इनर्शिया टेंसर फिर कैलकुलेट करते हैं, लेकिन करेंगे सेंटर से, सेंटर ऑफ द क्यूब से, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला केस जो है वो 1 1 1 आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है। 1 1 में आप देखोगे कि ये डेल्टा आई जे वाला पार्ट आएगा और ये जो आपका दूसरा वाला पार्ट आ गया। इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हो आप, आंसर आपको पता चल जाता है 1/6 mb² है। और वही आंसर 2 2 के लिए भी होगा, 3 3 के लिए भी होगा। फिर इसके बाद आप 1 2 कैलकुलेट कर लो। 1 2 कैलकुलेट करते हैं, यानी सारी कैलकुलेशन सेम है जो आपने पहले किया, सारी कैलकुलेशन सेम है। वहाँ पे आप इंटीग्रेट कर रहे थे 0 से b, 0 से b। अब आपने इंटीग्रेट करना है -b/2 से p/2, -b/2 से p/2। बिल्कुल इसी तरीके से सर रॉड की हमने कैलकुलेशन की थी। रॉड के सेंटर में जब की थी ICM निकालने के लिए तो -l/2 से +l/2 किया था, और रॉड के जब एंड पे आपने निकालना था मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आपने 0 से l किया था। तो अब वही चीज़ होगी यहाँ पे भी, क्यूब के सेंटर में कर रहे हो तो आपकी जो इंटीग्रेशन लिमिट्स है वो सिमेट्रिक होगी -b/2 से +b/2। अब इसको जब आप इंटीग्रेट करो तो आप देख लो कि ये आपका इंटेग्रेंड जो है ऑड फंक्शन बन गया। चाहे आप आंसर निकाल लो, आपको फौरन पता चल जाएगा कि ऑफ ये सारे जीरो हो जाएंगे। ऑफ डायगोनल एंट्रीज जो है सारी जीरो हो जाएंगी, क्योंकि ऑड है। x1 की इंटीग्रेशन में x2 की इंटीग्रेशन में कोई भी और इंटीग्रेशन होगी, ठीक है। तो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स के आंसर आएंगे और सारे के सारे सेम है, I11 जो है I22 I33। तो अब आपके पास क्या बना, इनर्शिया टेंसर जो एक डायगोनल मैट्रिक्स बन गया। डायगोनल मैट्रिक्स जो है उसको आप डेल्टा IJ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो I डेल्टा IJ अबाउट सेंटर ऑफ मास इज mb²/6 डेल्टा IJ। 1 1 का आंसर सेम, 2 2 का आंसर सेम, 3 3 का आंसर सेम, 1 2 का 0 क्योंकि क्रोनेकर डेल्टा है, 1 3 का 0, 2 3 का 0। तो अब ये एक ऐसा केस बन गया कि अब आप ओमेगा को किसी भी डायरेक्शन में ले लो, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन को किसी भी डायरेक्शन में ले लो, लेकिन इट शुड पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। ओरिजिन से पास करना पड़ेगा, ओरिजिन हमारा सेंटर ऑफ मास है। तो आप देखोगे कि ये, क्योंकि अब इसको अगर आप ओमेगा IJ से मल्टीप्लाई करते हो तो फिर आप एंगुलर मोमेंटम देख सकते हो कि वो बन जाएगा L, ठीक। इसको मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ आपको, ठीक। L जो है आपका I = IJ। अब कोई भी आप ओमेगा ले लो, यहाँ पे हमने कोई खास ओमेगा नहीं लिया, कोई भी ओमेगा, आर्बिट्रेरी ओमेगा। अब इसको जो आप देख लो कि ये बन गया आपका mb² डिवाइडेड बाय
6 डेल्टा आई जे, तो आपका ये बन गया डेल्टा आई जे, डेल्टा आई जे, और यहाँ पे आपके पास आ गया ओमेगा जे। अब ये जब किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो वही चीज़ आ जाती है, इस सेंस में आप इसको समझ लो। तो फिर ये आपका जो है ये बन गया, यहाँ पे ये आई बन गया, डेल्टा आई जे रिमूव। ठीक है, इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिख लो, जिस तरह भी लिख लो। तो जो एल की डायरेक्शन है और जो ओमेगा की है सेम है, एल इज पैरेलल टू ओमेगा इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ ओमेगा। जो भी ओमेगा की डायरेक्शन आप चाहो ले लो, उसमें ये एंगुलर मोमेंटम ओमेगा के अलोंग होगा। जबकि पहली जो सिचुएशन थी इसमें हमने इनिशियल टेंसर कॉर्नर के अबाउट लिया था, उसमें मैंने दो डायरेक्शंस ली थी। एक डायरेक्शन मैंने ली थी जी एक्सिस के अबाउट, ठीक है, उसमें ये सिचुएशन निकली कि ये पैरेलल नहीं है, ठीक है, ये हाँ ये पैरेलल नहीं है, नीचे आ जाता है, पैरेलल नहीं है। जबकि दूसरी जो थी वो हमने बॉडी डायगोनल ली थी, उसमें काम बन गया था, उसमें बन गया कि ठीक है पैरेलल है। बॉडी डायगोनल वाली डायरेक्शन इस लिहाज से यूजफुल थी कि सेंटर ऑफ मैस से भी गुजरती थी। फिर आपने इनिशियल टेंसर कैलकुलेट किया अबाउट सेंटर ऑफ मैस, तो सेंटर ऑफ मैस जैसे किया तो इनिशियल टेंसर जो है वो डायगोनल निकल आया, ठीक है, डेल्टा आई जे के प्रोपोर्शन निकल आया। डेल्टा आई जे के प्रोपोर्शनल जब भी इनिशियल टेंसर निकल आएगा तो आप ये समझ लो कि उसमें फिर कि कोई भी डायरेक्शन ओमेगा की लोगे, एंगुलर मोमेंटम हमेशा उसकी डायरेक्शन में निकलेगा। ठीक है, नीचे एक कमेंट लिखा हुआ है ये कि इसकी क्या खास बात है, इट इज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन सिमेट्री अबाउट एनी एक्सिस ऑफ द रोटेशन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ क्यूब। ठीक है, जो मैं बात कर रहा था पहले वो सही है। उस केस में भी जो हमारा निकल आया था डायगोनल, वो असल में रिफ्लेक्शन सिमेट्री है। रिफ्लेक्शन सिमेट्री जो है वो आप एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर एक मिरर ऐसा फाइंड कर सकते हो जिसमें मैस जो उस मिरर के नीचे होगा, जो ऊपर होगा वो सेम होगा। ठीक है, उसमें फिर ये जो चीज़ है ये बन जाती है। अब एक तरीका तो ये हो गया, आपने डायरेक्ट कैलकुलेशन कर ली सेंटर ऑफ मैस के अबाउट इनर्शिया टेंसर को निकालने की। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप स्टाइनर पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ कर लो। स्टाइनर पैरेलल एक्सिस थ्योरम इस तरह यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको सेंटर ऑफ मैस के अबाउट इनिशियल टेंसर पता है तो आप किसी ओरिजिन के किसी और पॉइंट के अबाउट निकाल सकते हो। हमारे केस में वो कॉर्नर था, तो कॉर्नर के अबाउट पता है तो सेंटर ऑफ मैस के निकाल सकते हो, सेंटर ऑफ मैस का पता है तो कॉर्नर का निकाल सकते हो। कॉर्नर और सेंटर ऑफ मैस के दरमियान जो पोजीशन वेक्टर है वो ये है डी, विच इज b/2 b/2 b/2। ठीक है, तो ये लोकेशन है कॉर्नर की के हिसाब से सेंटर ऑफ मैस की, जो सेंटर है क्यूब का उसकी, कि b/2 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 पे है। बस जैसे आपको d पता चल गया, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। यहाँ पे आई जे अगर 1 ठीक है, यहाँ पे i अगर 1 है तो b/2 है, डी आई जो है ये d2 है तो b/2 है, d3 अगर आपने लिखना है तो b/2 है। ठीक है, ये जो चीज़ है ये क्या है, ये इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। तो b/2 का स्क्वायर, b/2 का स्क्वायर, b/2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पता है कि क्या है। तो अब आपको या ये पता है तो ये निकाल सकते हो, ठीक है, क्यों पता है तो cm के अबाउट निकाल सकते हो। तो यहाँ शायद मैंने निकाला, मैं देख लेता हूँ नीचे जो है, हाँ तो ये वो बनाया हुआ वेक्टर बनाया हुआ मैंने ये क्यू से ओ के दरमियान बताने के लिए। तो नीचे ये कैलकुलेशंस थोड़ी बहुत शायद की हुई हैं। ठीक है, तो आप ये चेक कर सकते हो कि दोनों रिजल्ट आपस में कनेक्टेड हैं बाय स्टाइनर्स थ्योरम जो है। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियल टेंसर, हाँ ठीक। तो यहाँ मैं स्टॉप करता हूँ, आप लोग कोई क्वेश्चन करना चाहो कर सकते हो। इसमें थोड़ी सी विजुअलाइजेशन ही है बस, ठीक है।